हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। 11th क्लास का आई थिंक 4th चैप्टर है ये केमिकल बॉन्डिंग। इस पूरे चैप्टर को हम एक सिंगल शॉट में कंप्लीट करेंगे। आपके कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे चैप्टर का नेम है केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। आइए इसको एग्जांपल से बताती हूँ मैं आप लोगों को। सपोज करो ये कोई भी Cl का एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ठीक है। ये दोनों एटम आपस में कनेक्ट होते हैं किससे? एक बॉन्ड के थ्रू। इसको हम सिंपली लाइन से शो करते हैं। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक केमिकल बॉन्ड। मतलब दो एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं वो किससे होते हैं? एक बॉन्ड के थ्रू। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड, या सिंपली कह सकते हो केमिकल बॉन्ड। ये होता क्या है? इट इज सिंपली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। ये दोनों एटम्स आपस में बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है और मिलके क्या बनाएंगे? एक Cl2 का मॉलिक्यूल बनाएंगे। मतलब दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं केमिकल बॉन्ड से। ये सिंपली क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको लिख सकते हो, इट इज सिंपली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स। इसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है ऑक्टेट रूल। पढ़ रखा होगा आप लोगों ने पहले कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। देखो, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? नेम से ही पता चल रहा है। ऑक्टेट मतलब 8। इसका मतलब है ऑक्टेट रूल मतलब सभी एटम्स ना, मतलब 8, सभी एटम के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मतलब कोई भी एटम अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो सके। वो ऐसा क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए। मतलब जब भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे ना, तो वो एटम स्टेबल होगा। तो वो अपने ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। तो वो दो तरह से अपना ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं कोई भी एटम। कैसे? या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके या फिर ट्रांसफर करके। एक एक करके हम दोनों को समझेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखना, सभी एटम्स आपस में अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं फॉर स्टेबिलिटी। जिस भी एटम में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम स्टेबल होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल होता है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें 8 पूरे होते हैं, मतलब उसका ऑक्टेट पूरा होता है, वो स्टेबल होती हैं। हम सुनते ही हैं कि इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस स्टेबल होती है, वो कोई रिएक्ट नहीं करती किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। वो और इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहती क्योंकि उसके ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबल है, ठीक है। तो बाकी सारे एटम्स अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं आउटर मोस्ट शेल में स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो वो किस तरह से कर सकते हैं? या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके अपना कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एक करके हम दोनों को समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं और कैसे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। तो आइए देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके कोई अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बॉन्ड फॉर्म होता है ना, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अभी मैं डिटेल से समझाती हूँ आपको। देखो, आयनिक बॉन्ड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये भी इसी को बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये किससे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, जैसे Na का एटम है, Na का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8 और 1। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसको अलग से शो कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 1। Na के आउटर मोस्ट शेल में हम कह सकते हैं इसके पास वैलेंस कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 8 हो जाएंगे इसमें, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। क्या क्या कर सकता है? या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले।
तो इसके लिए क्या ज्यादा इजी रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अब ये एग्जांपल हो गया Na का। दूसरी साइड देखो, जैसे मैंने Cl का ले लिया, Cl का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 287, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से शो करें 1, चलो अलग से शो कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको भी 8 पूरे करने हैं क्योंकि हमें ऑक्टेट पूरा करना होता है। तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ताकि इसमें भी 8 हो जाएंगे, या फिर अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे ताकि 8 हो जाए इसमें। तो इसके लिए क्या ज्यादा इजी रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना, तभी तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज्यादा इजी है ना, एज कम्पेयर टू 7 को वो लूज करे। तो अब देखो इसमें होगा क्या, Na के पास एक एक्स्ट्रा है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को ट्रांसफर कर दे तो इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसके पास भी 8 हो जाएंगे आउटर मोस्ट में ऑक्टेट पूरा, और इसके पास भी 7 है, एक गेन कर लेगा तो 8 हो जाएंगे। मतलब देखो हुआ क्या, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया इस पे, तो अब क्या बन गया Na और Cl, मतलब इसके पास भी 8 हो जाएंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, इस पे भी 8 हो गए, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब हमें ये पता है जो इलेक्ट्रॉन को देता है, मतलब जो लूज कर रहा है, उस पे क्या चार्ज आता है पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उस पे चार्ज आता है नेगेटिव, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैटायन, और इसी तरह से इसको बोलते हैं एनायन। तो बस इतना ध्यान रखना है, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब सभी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। जैसे एग्जांपल बताया Na का, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl में 7 है, तो क्या करेगा Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा, तो इससे Na पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, Cl पे नेगेटिव, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड का। नेक्स्ट देखो कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तो कैसे बन रहा था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसी तरह से कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ये हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करो मैंने एक Cl का एटम ले लिया, इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 7, अभी बताया था 287 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ऐसे ही मैंने दूसरा भी Cl का एटम ले लिया, इसके आउटर मोस्ट में भी कितने होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने अभी बताया कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में, एक की कमी है, इसके पास भी 7 है, एक की कमी है, तो ये क्या करेंगे आपस में शेयर कर लेंगे, इस तरह से 7 और एक इसका शेयर कर लेंगे, इसके भी 8 पूरे हो गए। इसी तरह से ये वाला क्लोरीन भी इस वाले क्लोरीन का एक एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इससे जो बॉन्ड बनेगा ना, ये कौन सा होगा कोवलेंट बॉन्ड। और एक चीज ये ध्यान रखना, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना वो किसमें बनता है, नॉन मेटल्स के बीच में, नॉन मेटल और दूसरा भी नॉन मेटल होगा। आयनिक बॉन्ड में तो क्या होता है, एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल, वो दोनों आपस में कंबाइन करते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों नॉन मेटल्स कंबाइन करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देखा कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर करके ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं या कैसे शेयर करके ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और तीसरा लैटिस एंथैल्पी। इसको एक एक समझते हैं हम। देखो पहला क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी बोल लो या फिर एनर्जी बोल लो, एक ही बात है। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, सपोज करो ये मैंने कोई भी Na एटम ले लिया और ये कौन से स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में, ये मैंने इसको गैस से रिप्रेजेंट कर दिया। आयनाइजेशन एंथैल्पी में होता क्या है, Na से हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, तो क्या होगा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, हमें इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है तो खुद से एनर्जी देनी पड़ रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं प्लस एनर्जी, मतलब एनर्जी हमें खुद से देनी पड़ रही है।
तो क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कराते हैं तो क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। Na से हमने क्या करा, Na जो गैसियस स्टेट में है उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कराया, तो उसके लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है ना, ये जो एनर्जी हमें देनी पड़ी ना, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर से देखो, किसी भी गैसियस आयन से, किसी भी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, खुद से लगानी पड़ती है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए होता क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, जितनी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, मतलब जितनी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें, मतलब जितनी कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, उतना आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, या कह सकते हैं बन जाएगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है इसमें, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जितनी एनर्जी हमें कम देने पड़ने पे इलेक्ट्रॉन लूज हो जा रहा है, तो उससे आयनिक बॉन्ड बनेगा। ये फैक्टर तो था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब ये कंसेप्ट था आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। अब नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। इसमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने पे एनर्जी रिलीज होती है, वो जो एनर्जी रिलीज हुई उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आइए इसको एग्जांपल से देखो, जैसे ये Cl का कोई भी आइटम है, इसमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना है, तो मैं इलेक्ट्रॉन को इस साइड लिख दूंगी प्लस इलेक्ट्रॉन, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, कोई चीज ऐड हो रही है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो Cl से क्या बन गया, Cl नेगेटिव, प्लस क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। तो ये जो एनर्जी होती है ना, ये जो एनर्जी रिलीज हुई, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आती है। नेगेटिव क्यों आती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज होती है तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है। पर इसका एक एक्सेप्शन है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब जिसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है, वो कौन से होते हैं, नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस का ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा होता है, उसको चाहिए ही नहीं, और मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही नहीं वो, इसलिए उसको हमें एनर्जी देनी पड़ती है, हमें जबरदस्ती ऐड करवाना पड़ता है उसमें, इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये एक एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, बाकी सब में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और वैल्यू नेगेटिव आती है। एक्सेप्शन क्या है, नोबल गैसेस। और आयनिक बॉन्ड के लिए इसकी कंडीशन क्या है, उसमें तो था आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, और इसमें क्या है, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी ना, उतना आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अब नेक्स्ट देखते हैं लैटिस एंथैल्पी का। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों के लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर को किस तरह से लिखते हैं, देखो एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज करो आपको Cl का लिखना है, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे Cl के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो कैसे करेंगे हम, 7 डॉट्स लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह से लेविस डॉट स्ट्रक्चर लगाते हैं। किसी का भी ले लो, क्लोरीन का ले लो, इसमें भी 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन का देख लो, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ये तो हो गया कोई भी सिंगल एटम का। अब हमें किसी मॉलिक्यूल का देखना है, तो देखो कैसे लिखोगे। जैसे सपोज करो CO2 का पूछा हुआ है आप लोगों को, CO2 का बनाना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसके कोई 3-4 स्टेप्स होते हैं, एक एक करके बताती हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान से देखना। स्टेप फर्स्ट क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करके उनको ऐड कर देना है। अब देखो CO2 पूछा हुआ है आप लोगों को, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, और ऑक्सीजन के पास 6। एक ऑक्सीजन के पास 6 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो कितने हो गए, 12। अब देखो क्या करेंगे हम, 4 प्लस 6 इंटू 2, 4 प्लस 12, टोटल कितने हो गए, 16। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट देखो, स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, सेंट्रल एटम होता है ना जो, उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे C है, इसमें कार्बन है, तो कार्बन को सेंटर में लिख दिया, बाकी क्या है, 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों ऑक्सीजन को साइड में लगा दिया। कुछ नहीं करना, बस सेंट्रल एटम को बीच में लिख दिया, बाकी जो भी रिमेनिंग है उसको साइड में लगा दिया। ये तो था हमारा सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले हमें सिंगल सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई करना है। ये देखो OCO, कुछ नहीं करना, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 4।
अब क्या करना है, जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे ना उसमें से जितने ये कम हो गए उतने माइनस कर दो। अब कितने थे 16 माइनस कितने हो गए 4, दो इसके कितने बचे 12। ठीक है, ये तो था हमारा थर्ड स्टेप। चलो उधर लिख देती हूँ। अब देखो स्टेप 4 में हमें क्या करना है। स्टेप 4 पहले तो यही स्ट्रक्चर बना दी, 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो 16 में से कम कर दिए, बाकी बचे 12। अब 12 को हमें कैसे पूरा करना है, जो साइड में एटम्स है ना उसको लोन पेयर से एडजस्ट करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग रह गए उस पे सेंट्रल पे लगा देंगे। अब देखो 12 पूरे करने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से करना होता है। अगर और भी ज्यादा होते तो कार्बन पे लग जाते। ठीक है, आउटर मोस्ट पे करना है पहले, अगर वो फुल हो जाए तो कार्बन पे। ठीक है, ये तो था हमारा फोर्थ स्टेप। अब फिफ्थ और ये लास्ट स्टेप है, इसमें देखो क्या करना होता है, हमें सबका ऑक्टेट चेक करना है, सबका पूरा है या नहीं है। सबसे पहले ऑक्सीजन का देखते हैं, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक बॉन्ड में 2 होते हैं, इसका ऑक्टेट पूरा है। अब इस वाले ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी पूरा है। फिर कार्बन का देखते हैं 1 2 3 4, इसमें 4 कम पड़ रहे हैं, तो क्या करना होता है, जितने कम है, जैसे 4 कम है तो ये 2 जो लॉन पेयर है मतलब इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे और इस वाले को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो अब क्या स्ट्रक्चर बना इसका, ओ सी ओ, सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी था, ये हमने शिफ्ट कर दिया इधर तो डबल बॉन्ड आ गया। अब जो रिमेनिंग है वो वापस लगा देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो ऑक्टेट पूरा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन का पूरा है। सेम वैसे इस ऑक्सीजन के भी 8 है, कार्बन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का भी पूरा है। तो ये हमारी होगी फाइनल स्ट्रक्चर, ये CO2 का बताया। बाकी ऐसे ही करने होते हैं, मैं फिर से बताती हूँ क्या करा हमने। जो भी आप लोगों को मॉलिक्यूल दे रखा है सबसे पहले उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। कार्बन के 4 होते हैं, एक ऑक्सीजन का 6 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है, कितने हो गए 12, 12 प्लस 4 इक्वल्स टू 16। स्टेप 2 में क्या करना है, जो भी सेंट्रल एटम है उसको सेंटर में लिख दिया, बाकी साइड में लगा दिया उसके। इसमें सेंट्रल एटम क्या है कार्बन, बाकी दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप देखो, कुछ नहीं किया, बस सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई कर दो, इन दोनों के बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर देंगे। 16 में से 4 कट कर दिया, कितने बचे 12। ये तो थर्ड स्टेप था, अब इतना पता लगा लिया हमने, 12 कम हो गए, 12 बचे मतलब। अब नेक्स्ट में क्या करना है, हमें 12 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। पहले आउटर मोस्ट में लगाएंगे, वो पूरा हो गया, फिर सेंटर में लगाएंगे। ठीक है, 12 पूरे करने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पूरे हो गए। अब सबका क्या करना है, लास्ट स्टेप में ऑक्टेट चेक करना है, मतलब सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा है ऑक्सीजन का, सेम उसी तरह से इस ऑक्सीजन के भी 8 है। कार्बन का देखो 1 2 3 4, 4 ही है इसमें, 4 और चाहिए तो क्या करेंगे, एक ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे लोन पेयर था वो इधर शिफ्ट कर दिया, मतलब बॉन्ड बना दिया। सेम वैसे ही एक इसका पूरा कर दिया, तो ये 2 डबल बॉन्ड बन गए, बाकी रिमेनिंग हमने वैसे ही लगा दिए। अब देखो कार्बन का भी पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारी फाइनल स्ट्रक्चर बन गई। इस तरह से लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालनी होती है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, मतलब सिंगल एटम के ऊपर कितना चार्ज है। जैसे सपोज करो CO2 का पूछा हुआ है, इसमें CO2 का पूरा नहीं पूछेंगे, कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है या ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, मतलब ये सिंगल एटम के ऊपर चार्ज पूछते हैं, वो होता है फॉर्मल चार्ज। अब इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो बताती हूँ आपको किस तरह से निकालते हैं। सपोज करो जैसे CO2 का ही निकालना है हमें, जो हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ही बनाना है। इसमें क्या था इसका, इस तरह से था, पूरे ऑक्टेट पूरा कर दो, 4 हो गए, 5 6 7 8, इसमें भी। ये तो हो गया CO2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब फॉर्मल चार्ज को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर, इसको LP से लिख रही हूँ, लोन पेयर माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर। अब अब सपोज करो जैसे हमें कार्बन का निकालना है, तो क्या होगा, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। कैसे निकालेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने होते हैं कार्बन के पास, 4,
माइनस क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर कितने है ही नहीं, 0। फिर माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर, हाफ इंटू बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 बॉन्ड है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ठीक है, क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, क्या आया, 0। फॉर्मल चार्ज कार्बन पे 0 होता है। इस ऑक्सीजन का निकाल के दिखाते हैं, जैसे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन फर्स्ट का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास, 6, माइनस लोन पेयर कितने हैं, 4, माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4। क्या आ गया, 0। तो ऑक्सीजन पे भी फॉर्मल चार्ज कितना है, 0। ठीक है, ये तो था फॉर्मूले से हम कैसे निकाल सकते हैं। अब आपको डायरेक्ट ट्रिक बताती हूँ कि कैसे फाइंड कर सकते हो फॉर्मल चार्ज। देखो, हमें ना क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं। जैसे सपोज करो हमें ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। देखो कैसे, इसका निकालना है, जैसे 1 2 3 4 4 तो ये हो गए, ये एक बॉन्ड है, इसके मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे ना, एक तो ऑक्सीजन का एक कार्बन का है, सेम इसी तरह से इसके भी 2 हैं। तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 6 पूरे हो गए। तो 6 ये इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए, 6 ही इसके पास है, तो इसका फॉर्मल चार्ज आ जाएगा 0। इस तरह से देखते हैं। अब देखो, जैसे हमें कार्बन का पूछा हुआ है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के पास, 4। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास। अब देखो कितने हैं इसमें, 1 2, इस एक बॉन्ड का एक कार्बन का है, इस एक बॉन्ड का एक कार्बन का, 1 2 3 और 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 4 ही हमें चाहिए, तो इसका भी आ जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। इस ऑक्सीजन का देखो भाई 6 चाहिए होते हैं, 1 2 3 4, एक इस बॉन्ड का 5, एक इस बॉन्ड का 6 पूरा है, तो इसका 0 आ जाएगा। और सपोज करो अगर 7 होते हैं इस पे, तो क्या आता, माइनस का 1, क्योंकि 6 हमें चाहिए, 7 इसमें है, तो क्या करेंगे, माइनस का 1। और सपोज करो अगर 5 होता, तो 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के, और हमें चाहिए कितने, 6, तो क्या फॉर्मल चार्ज आता था, +1। ठीक है, ये डायरेक्ट आप ट्रिक से निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद ना रहे तो सीधा कर देना, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान में रखना, और उतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ज्यादा है तो माइनस कर देंगे उतने, और कम है तो उतना ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं किसी भी एटम का। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है फजान्स रूल। फजान्स के साइंटिस्ट का नाम था, उसने रूल दिया था, तो इसलिए बोलते हैं फजान्स रूल। फजान्स ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि कोई भी बॉन्ड होता है ना, वो प्योर नहीं होता। मतलब कोई भी जो कोवलेंट बॉन्ड है वो 100% कोवलेंट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर होगा। और कोई भी जो आयनिक बॉन्ड है वो 100% आयनिक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट करेक्टर होगा। ये लाइन कही थी फजान्स ने। मतलब कोई भी बॉन्ड होता है वो 100% प्योर नहीं होता। जैसे जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर होगा, या जो भी आयनिक बॉन्ड है उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट करेक्टर होगा। उसने एक थ्योरी टाइप से एक्सप्लेन किया था, बताती हूँ क्या था वो। सपोज करो ये मैंने कोई भी कैटायन ले लिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है, कैटायन। ये नेगेटिव है, ये क्या है, एनायन। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैंने कैटायन का साइज छोटा क्यों बनाया है और एनायन का बड़ा क्यों बनाया है। सपोज करो ये मैंने Na का ले लिया, अब बताती हूँ ये बड़ा और छोटा क्यों बनाया मैंने। ये एक Na का एटम है और एक Na पॉजिटिव का। अगर मैं पूछूं इन दोनों में से छोटा साइज किसका होगा, किसका होगा, Na पॉजिटिव का साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू Na। क्यों, Na तो नॉर्मल है जितना, सपोज करो ये ले लिया इसका साइज। Na पॉजिटिव कब बना, जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो बना ना। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो साइज थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने कैटायन छोटा बनाया। और देखो अब नेगेटिव का ले, तो जैसे Cl और Cl नेगेटिव ले लिया, तो क्या होगा, Cl का ये साइज है सपोज करो, और Cl नेगेटिव का साइज कौन सा, मतलब बड़ा किसका होगा, Cl नेगेटिव का। इसका साइज बड़ा होगा, क्यों, नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा, तो इसका साइज एज कंपेयर टू Cl थोड़ा सा बड़ा होगा। इसलिए कैटायन को थोड़ा सा छोटा शो करते हैं और अनायन को थोड़ा लार्ज शो करते हैं। ठीक है, अब फजान्स ने क्या बताया था, जो पॉजिटिव चार्ज मतलब जो कैटायन होता है वो क्या करता है,
एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, उसको अपनी ओर खींचता है। देखो नेक्स्ट डायग्राम में बता दूं, ये जैसे सपोज करो स्फेयर स्ट्रक्चर है, तो ये स्फेयर ना रह करके थोड़ा सा इस साइड कैटायन की साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये एनायन है, ये कैटायन। फिर से देखो हुआ क्या, कैटायन ने क्या किया, अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचा थोड़ा सा, मतलब उसकी शेप थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो गई। पहले स्फेयर स्ट्रक्चर थी, अब थोड़ा सा चेंज हो गई, इस साइड शिफ्ट हुआ। किसने खींचा, कैटायन ने। अब दो तीन टर्म्स आती हैं, इसको देखो। एक तो आती है पोलराइजिंग पावर और दूसरी होती है पोलराइजिबिलिटी। इसको समझते हैं दोनों क्या क्या होती हैं। देखो पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी। अब पोलराइजिंग पावर क्या होती है, मतलब कैटायन के पास कितनी पावर है, या हम कह सकते हैं कितनी टेंडेंसी है कैटायन की कि वो अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच सके, वो तो क्या हो गया, पोलराइजिंग पावर। अब ये ध्यान रखना, पोलराइजिंग पावर हमेशा कैटायन की होती है, मतलब कैटायन के पास कितनी टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन, ये तो हो गया पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिबिलिटी क्या हुआ, अनायन के पास कितनी टेंडेंसी है या अनायन के पास कितनी पावर है कि वो कैटायन की ओर शिफ्ट हो सके, मतलब पोलराइज्ड हो सके। द टेंडेंसी ऑफ अनायन टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू अनायन, मतलब क्या कह सकते हैं, टू गेट डिस्टॉर्टेड, द टेंडेंसी ऑफ अनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड, ये तो क्या हो गया, पोलराइजिबिलिटी। और ये किसकी होगी, अनायन की। फिर से देखो कैटायन का तो क्या हुआ, पोलराइजिंग पावर, मतलब टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन, ये होगी पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिबिलिटी क्या हुई, टेंडेंसी ऑफ अनायन टू गेट पोलराइज्ड, ये होगी पोलराइजिबिलिटी। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलेंगे पोलराइजेशन। इतना समझ में आया, फजान्स रूल में क्या था, तीन टर्म्स बताई थी, पोलराइजिंग पावर क्या होता है, पोलराइजिबिलिटी क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। ये तो होगा थियोरेटिकल कंसेप्ट। अब इसके जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना न्यूमेरिक, मतलब कंपटीशन एग्जाम में आपसे कोई थ्योरी नहीं पूछेगा कि पोलराइजिंग पावर क्या होता है, पोलराइजिबिलिटी क्या होता है, फजान्स रूल क्या होता है, ये कोई भी नहीं पूछेगा। इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्ट लगाना होता है मैं फजान्स रूल का, वो बताती हूँ कि किस तरह से आते हैं इससे क्वेश्चंस। अब देखो सपोज करो आपको कोई भी तीन एटम कैटायन दे रखे हैं, ये एक Li पॉजिटिव दे दिया, एक Na पॉजिटिव दे दिया, एक A पॉजिटिव दे दिया। अब इनमें से आपसे पूछ सकते हैं कि किसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा या किसका कोवेलेंट करेक्टर कम है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो कोवेलेंट करेक्टर के या डिक्रीजिंग में, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो ये क्या दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटायन है। अब इनका साइज कैसे होगा, छोटा किसका साइज है, ये कौन सा, इस तरह से पीरियोडिक टेबल में आता है ना, ली ना की, और ग्रुप में जाने से क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम का, फिर Na पॉजिटिव का, फिर K पॉजिटिव का, और ये क्या है, कैटायन। जितना छोटा साइज होगा कैटायन का उतना कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, या कह सकते हैं उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो इसका अगर ऑर्डर लिखना है तो क्या लिखेंगे, Li पॉजिटिव का कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव, और Na पॉजिटिव का ज्यादा है किससे, एज कंपेयर टू K पॉजिटिव। तो हमें इतना ध्यान रखना है, स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। ये तो हो गया फर्स्ट, मतलब इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ये कैटायन के फॉर्म में। स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर विल बी कोवेलेंट करेक्टर, जितना छोटा साइज होगा कैटायन का उतना कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। सीसी से लिख रही हूँ कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है। ये तो हो गया कैटायन के साइड से। अब देखो जैसे सपोज करो, दूसरा एग्जांपल देती हूँ, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये चार आप लोगों को दे रखे हैं और इसमें पूछ रखा है कोवेलेंट करेक्टर किसका ज्यादा है। अब देखो FCl Br ये हेलोजन फैमिली के होते हैं, इस तरह से आते हैं FCl Br, और वही कंसेप्ट है, ग्रुप पे जाने पे साइज इंक्रीज होता है, तो इसका सबसे छोटा है और इसका सबसे बड़ा। अब ये देखो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब अनायन है। तो अनायन का क्या बताया था मैंने, अनायन क्या लिया था, बड़ा साइज होना चाहिए अनायन का, तो सबसे बड़ा किसका है, आयोडीन का। जितना बड़ा साइज होगा अनायन का उतना ही कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है। तो इन सब में सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का। तो आयोडीन का सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा एज कंपेयर टू ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर सबसे कम होगा फ्लोरीन का। तो इसका ऑर्डर देखें तो क्या आएगा, I नेगेटिव,
Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव। ये ऑर्डर होगा कोवेलेंट कैरेक्टर का। ये आप लिख सकते हो, इधर लिख लो, लार्जर अनायन ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, जितना अनायन का साइज बड़ा होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। इसमें आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है आई नेगेटिव का, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सपोज करो ये दो दे रखे हैं आपको, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव। अगर इन दोनों में पूछा हुआ है कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो Mg पे कितना चार्ज है, प्लस का 2, और Al पे प्लस का 3। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या ऑर्डर आ जाएगा, Al3 पॉजिटिव का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Mg पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। या लिख सकते हो डायरेक्ट, ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर, ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये तीन चीजें ध्यान रखना फजान्स रूल में। जितना कैटायन का साइज छोटा है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। सेकंड, जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और नेक्स्ट क्या है, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हमें फजान्स रूल अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वसेपर थ्योरी के बारे में। ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं होता, ये एक थ्योरी है। इसका पूरा नेम क्या होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। लिख देती हूं मैं यहाँ पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, ये तो होता है इसका पूरा नाम, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इस टॉपिक को मेन पढ़ने का कारण क्या है, मतलब क्या निकालते हैं हम इससे, क्या पता चलता है इस थ्योरी से हमें। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं वसेपर थ्योरी। इसका मेन कंसेप्ट क्या है, इसकी हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं। आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा हो, उसकी स्ट्रक्चर का पता लगाना है तो आप वसेपर थ्योरी की हेल्प से इजीली लगा सकते हो। इसके कोई 3-4 पॉस्टुलेट्स होते हैं, वो एक एक करके हम समझेंगे, तो आप एट लास्ट में आपको निकालना आ जाएगा आप किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसे पता लगाते हो। देखो इसका मेन कंसेप्ट होता क्या है, सपोज करो ये कोई भी आइटम दे रखा है आप लोगों को, ये इसके शेल्स हैं, जैसे कि एल एम एन, इस तरह से शेल्स होते हैं ना। ये क्या है, जो लास्ट वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। ठीक है, और सेम इसी तरह से ये दूसरा आइटम है, ये इसके शेल्स हैं, लास्ट वाला क्या हो गया, वैलेंस शेल। तो हमें ये पता है कि शेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैंने इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो इनर शेल्स होते हैं ना, मतलब इनर जो भी शेल है आउटर मोस्ट को छोड़ के, उनका कोई भी रोल नहीं होता इस थ्योरी में। मतलब वो कोई भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो खाली बैलेंस शेल होते हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कोई भी जो इनर शेल है ना, आउटर मोस्ट के अलावा जो भी शेल्स है, के एल एम जो भी है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। उनका कोई भी रोल नहीं होता मॉलिक्यूल की शेप को बताने में। रोल किसका होता है, खाली जो वैलेंस शेल है। और हमें ये पता है शेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने इस तरह से दोनों में इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। अब नेम देखो, इसका थ्योरी का नेम क्या है, वैलेंस शेल। मतलब ये हमने क्या ले लिया, वैलेंस शेल ले लिया। इलेक्ट्रॉन पेयर, ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बना दिए। फिर क्या है, रिपल्शन। मतलब वैलेंस शेल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनके बीच में रिपल्शन होता है। ये देखो इस तरह से दिखाते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, ये इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन ऐसा क्यों होगा, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं आपस में, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में नेगेटिव चार्जेस होता है, लाइक है, तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बीच में रिपल्शन होता है। ये तो है मेन थ्योरी का कंसेप्ट कि होता क्या है इसमें, और इसकी हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप का पता लगा सकते हैं। ठीक है, आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो NH3 का मॉलिक्यूल है, तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, सेंट्रल एटम देखना है। सेंट्रल एटम क्या होता है, कौन सा है, मतलब इसमें
NH3 में सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन। तो हमें क्या करना होता है? सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। नाइट्रोजन है इसमें सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें क्या देखना है? सेंट्रल एटम के पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ यूज में आ रहे हैं, मतलब क्या वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या वो लोन पेयर की तरह फ्री है। तो देखो NH3 के एग्जांपल से बताती हूँ। नाइट्रोजन है इसमें सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें से उसने क्या किया? बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इसने 3 एटम के साथ बॉन्ड बना लिया, मतलब 3 एटम तो क्या कर रहे हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 3 एटम तो क्या कर रहे हैं इसमें? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर, मतलब वो फ्री हैं। तो क्या आ गया? एक लोन पेयर। ठीक है, इस तरह से हमें बताना होता है। आगे धीरे धीरे बताऊंगी कि इसकी शेप क्या होगी, या मतलब हमें मेन ये ध्यान रखना है कोई भी सेंट्रल एटम है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं और वो मतलब फ्री है या किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सब हमें देखना होता है। इसके बेसिस पे आगे हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप का बता सकते हैं। तो हमें मेन बॉन्ड पेयर पता होने चाहिए कितने हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, और लोन पेयर कितने हैं। इसकी हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप का पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो था मेन कंसेप्ट। अब हम इसके कोई 3-4 पॉस्टुलेट्स हैं, एनसीईआरटी में 7-8 या कुछ दे रखे होंगे। मेन जो 4 पॉस्टुलेट्स है, 3 या 4, वो हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अब इस पॉस्टुलेट्स देखते हैं। देखो पहला पॉस्टुलेट क्या है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। ये वही है जो मैंने आपको बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वैलेंस शेल। किसके वैलेंस शेल? सेंट्रल एटम के जो वैलेंस शेल होते हैं, या उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते हो आप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें, उस पर डिपेंड करती है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो डिफाइन करते हैं कि मॉलिक्यूल की शेप कैसे होगी। अभी तो ये बेसिक पॉस्टुलेट्स बताती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि कैसे शेप बता सकते हैं हम किसी भी मॉलिक्यूल की। ठीक है, इसको एग्जांपल से देखो। जैसे CO2 का मॉलिक्यूल है कोई भी, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। तो हमें ये पता है कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। और चारों के चारों क्या कर रहे हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें लोन पेयर कितना आ गया? 0। ठीक है, हमें मेन निकालना क्या होता है? लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं। 2 बॉन्ड पेयर आ गए, एक क्या 0 क्या आ गया? लोन पेयर। तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से हो गई। तो हम स्ट्रक्चर बता सकते हैं, शेप क्या बता सकते हैं। CO2 का देखा, जैसे सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। चारों के चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोन पेयर है ही नहीं इसके पास, तो 0 लोन पेयर है। मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की हेल्प से हम शेप बता सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा पहला पॉस्टुलेट। अब सेकंड देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉस्टुलेट क्या है इसका। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशंस इन स्पेस दैट मिनिमाइज रिपल्शन और मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका कहने का मतलब क्या है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना, वो टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस, वो इस तरह से ऑक्यूपाई करते हैं अपनी पोजीशन को कि उनमें मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं, मतलब ऐसी पोजीशन को वो ऑक्यूपाई करेंगे जहां ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस हो और कम से कम रिपल्शन हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो सपोज करो कोई भी एक क्लास है, इसमें ये टेबल लगे हुए हैं, ये सारे फुल हैं इसमें, बस ये सारे फुल हैं। ये मैं डॉट से दिखा रही हूँ। जो खाली एक यही स्टूल या बोल सकते टेबल है जो फ्री है, मतलब ये खाली बचा है, बाकी सारे फुल है। तो सपोज करो ये आप हो, ये आपका कोई फ्रेंड, फ्रेंड नहीं सॉरी दुश्मन, जिससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती। ठीक है, आप दोनों क्लास में लेट आ रहे हो, बाकी सारे टेबल्स फुल है, बस एक फ्रंट सीट का जो टेबल है ना वही खाली पड़ा है। तो ये आप हो और ये आपका दुश्मन है जिसके साथ आप बिल्कुल बैठना पसंद नहीं करते। ठीक है, ये बस एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। दोनों आप आ रहे हो, आप दोनों लेट आए हो, तो आपके पास एक ही टेबल है, तो आप किस तरह से बैठोगे? क्योंकि आप साथ साथ तो बैठना पसंद ही नहीं करोगे, क्योंकि आप लोगों की तो बनती नहीं, आपस में लड़ाई हो जाती है। तो किस तरह से बैठोगे आप? देखो आप इस तरह से अरेंज करोगे खुद को कि दोनों के बीच में लड़ाई भी ना हो। देखो ये खाली बेंच था, तो इसमें यहाँ आप बैठ गए और यहाँ बिल्कुल डिस्टेंस पे आपका दुश्मन बैठ गया, सपोज करो। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन, मतलब एक दूसरे से दूरी बना के रखोगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे बैठोगे। और क्यों? क्योंकि कम से कम रिपल्शन हो, मतलब लड़ाई ना हो, तो आप एक दूसरे से दूरी बना के रखोगे। सेम वैसे ही केमिस्ट्री में है।
इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब इस तरह से पोजीशन में बैठ ऑक्यूपाई करते हैं खुद को कि मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पे अरेंज करते हैं खुद को ताकि कम से कम रिपल्शन हो। यही आप इस एग्जांपल से ध्यान रख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस है और ताकि कम से कम रिपल्शन हो। ये तो कंसेप्ट था इसका सेकंड पोस्टुलेट। इसको एक और एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज करो ये H2O का मॉलिक्यूल है, ये आपको आगे बताऊंगी किस तरह से निकालना होता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, ये चीज हम लोगों को पता है। तो जो लोन पेयर और लोन पेयर में भी रिपल्शन लगता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें भी रिपल्शन होगा, और जो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है उसमें भी रिपल्शन होगा। मतलब तीनों में रिपल्शन लगता है, लोन पेयर का भी आपस में लगता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का भी आपस में लगेगा, और बॉन्ड पेयर का भी लगेगा। क्यों लगता है रिपल्शन? लोन पेयर में होता क्या है, होते तो इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, बॉन्ड पेयर में भी क्या है तो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस पॉस्टुलेट में बस यही बताया गया है, इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस हो और कम से कम रिपल्शन हो, ताकि दूरी बना के रखेंगे वो एक दूसरे से। ठीक है, ये तो था हमारा सेकंड पॉस्टुलेट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब तीसरे पॉस्टुलेट में क्या दे रखा है आप लोगों को, रिपल्शन का ऑर्डर दे रखा है। एलपी मतलब लोन पेयर और बीपी मतलब बॉन्ड पेयर। क्या ऑर्डर है? लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। ये कई बार तो एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे किसमें ज्यादा रिपल्शन होता है किसमें कम होता है। एज इट इज क्वेश्चन आ रखा है ये नीट में या किसी में कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है। सेकंड पॉस्टुलेट में तो मैंने ये बताया था कि रिपल्शन लगता है, मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी होता है, बॉन्ड पेयर में भी होता है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी होता है। और नेक्स्ट पॉस्टुलेट में उनका ऑर्डर बता रखा है कि किसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है। तो ये ध्यान रखना है, लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होगा एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम किसमें होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। इसको आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो। सपोज करो एलपी मतलब लोन पेयर है, वैसे तो हम क्या बोल सकते हैं, लड़ाकू पेयर। मतलब वो दो लोग कोई भी जो आपस में लड़ते रहते हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा रिपल्शन होगा उसमें, है ना। तो लड़ाकू पेयर मतलब उसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, उनकी आपस में बनती नहीं, हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, या ऐसे सपोज कर सकते हो आप। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में तो बीच में आएगा, और सबसे कम किसमें होगा, बॉन्ड पेयर में। बॉन्ड पेयर मतलब जो बॉन्डिंग बना के रखते हैं, मतलब जिनकी सबके साथ बॉन्डिंग होती है उसमें रिपल्शन तो कम होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि उनकी सबके साथ बॉन्डिंग है। इस तरह से ध्यान रख सकते हैं थोड़ा कि किसमें ज्यादा होगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बॉन्ड पेयर में ज्यादा होता है या फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। तो ध्यान रखना, एलपी का मतलब लड़ाकू पेयर, वो दो पर्सन जो आपस में लड़ते रहते हैं, उनकी किसी के साथ नहीं बनती, तो वो एक दूसरे को ज्यादा रिपल करेंगे, इसलिए लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन है। और बॉन्ड पेयर मतलब की बॉन्डिंग, जो दो पर्सन आपस में बॉन्डिंग बना के रखते हैं, तो उसमें तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन कम होगा, इसलिए सबसे कम रिपल्शन किसमें होता है, बॉन्ड पेयर में। तो ये तो था थर्ड पॉस्टुलेट, इसमें आपको बस ऑर्डर ध्यान रखना है रिपल्शन का। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉस्टुलेट क्या है, ज्योमेट्री इज सेम बट स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट ड्यू टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो ये क्या कहना चाह रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री तो सेम हो सकती है पर उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, कि उनमें लोन पेयर कितने प्रेजेंट है और बॉन्ड पेयर कितने प्रेजेंट है, उस अकॉर्डिंग। आइए इसको एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे सपोज करो हमने 3 मॉलिक्यूल ले लिए, एक ले लिया CH4 का, एक ले लिया NH3 का, और एक ले लिया H2O का। अब देखो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, और 4 के 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, 4 एटम अटैच है उसके साथ, तो इसमें 4 तो आ गए बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर 0 है क्योंकि सारे के सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखो NH3 का, सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, तो 5 में से 3 के साथ उसने बॉन्डिंग कर ली, तो बॉन्ड पेयर कितने आ गए, 3, बाकी कितने बचे, 2, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक लोन पेयर। तो आप लिख सकते हो 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। अब नेक्स्ट केस में देखो, इसमें सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, बॉन्डिंग कितने के साथ करी, 2 के साथ, तो बॉन्ड पेयर तो कितने आ गए, 2, बाकी कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, लोन पेयर कितने आ गए, 2। तो इसका कहने का मतलब क्या है इस पॉस्टुलेट का, CH4 NH3 H2O, इसमें लोन पेयर अलग अलग है, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है। इनकी सबकी ज्योमेट्री सेम है पर इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होगी, ये हम आगे देखेंगे क्या क्या ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब ये है, अगर लोन पेयर अलग अलग है ना सब में, तो उनकी
स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकती है और ज्योमेट्री सेम भी हो सकती है, इनकी सबकी सब ज्योमेट्री सेम है, पर लोन पेयर वो स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों है, क्योंकि इसमें एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इसमें दो लोन पेयर प्रेजेंट है। तो मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को बताने में, ठीक है। ये तो थे मेन पॉस्टुलेट्स। अब हम देखते हैं कि इसकी शेप हम कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, आइए एक एक करके हम सबकी स्ट्रक्चर वो देखते हैं, शेप। ये देखो हमने ले लिया केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में तो क्या है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे एग्जांपल देखो CO2 या फिर ले सकते हैं हम BeCl2। अब देखो कार्बन सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, चार, चारों के चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर होता है ना CO2 का, चारों के चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें बॉन्ड पेयर कितना हो गया, टू बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर तो है ही नहीं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसमें। ऐसे ही BeCl2 में देखो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, और दोनों के दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लोन पेयर इसमें भी नहीं है। तो क्या है, दो बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर। इन दोनों में है क्या, दो इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो वो और मिनिमम रिपल्शन हो। सपोज करो ये कोई भी दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक ऐसे एक ऐसे। अब ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस हो, ताकि कम से कम रिपल्शन हो सके। अब देखो, अब इनमें रिपल्शन हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं है। ऐसे करूँ तो इस तरह से, ये अब देखो ये पोजीशन है कि जब इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस है। अगर मैं नीचे करूंगी तो वापस कम हो जाएगा डिस्टेंस। ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस है और कम से कम रिपल्शन है, ठीक है। इस तरह से अरेंज करेंगे, ये साइंटिस्ट ने पहले देख रखा था कि मतलब किस तरह से अरेंज करेंगे। तो इसकी पोजीशन क्या डिसाइड करी गई, अगर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो और मिनिमम रिपल्शन हो, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे। ये क्या स्ट्रक्चर बन रही है, स्ट्रेट लाइन, मतलब कि लीनियर, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, जिस भी मॉलिक्यूल में दो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, लीनियर। लीनियर मतलब इस तरह से, ऐसे। और बॉन्ड एंगल क्या होगा, हमें पता है स्ट्रेट लाइन है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री। हम बॉन्ड एंगल भी पता लगा सकते हैं इससे, इस साइड लिख देती हूँ, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। जैसे BeCl2 का ही बता देती हूँ, BeCl2 सेंट्रल एटम क्या है, Be, साइड में दो Cl है, इस तरह से। तो ये क्या स्ट्रक्चर होगी, लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। सेम ऐसे ही CO2 की भी यही हो गई, मतलब जिसमें भी दो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, मतलब ज्योमेट्री होगी लीनियर, बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। ऐसे हम सभी का देखेंगे, जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका क्या होगा, चार है तो क्या होगा, पांच है तो क्या होगा। आइए देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड केस देखो, जैसे केस 2, पहले वाले में हमने क्या देखा, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब हम देखते हैं जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी क्या ज्योमेट्री होगी, थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसका एग्जांपल देख लो, जैसे हो गया BeCl3, सेंट्रल एटम क्या है, बोन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तीन, और तीनों के तीनों ने बॉन्ड बना रखा है, तो बॉन्ड पेयर क्या है, थ्री। लोन पेयर तो इसमें है ही नहीं क्योंकि तीनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या आया इसमें, थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब इस तरह से देखो, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक, दो और तीन। ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो और कम से कम रिपल्शन हो। तो ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। देखो, सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे इस तरह से अरेंज हो सकते हैं ये। इसमें क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस, अगर मैं नीचे करूंगी तो वापस पास में आ जाएंगे ये। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट पोजीशन है कि जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा और मिनिमम रिपल्शन होगा। तो देखो, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को किस तरह से अरेंज करेंगे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, इस तरह से, ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो एक दूसरे से और कम से कम रिपल्शन हो। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। ये आपको नाम थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे कि इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो क्या होगा, तीन हो तो क्या होगा। ये बस एक दो बार रिवाइज करोगे या प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। ट्राइगोनल प्लेनर, और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल
120 डिग्री। एग्जाम्पल इसी का बता देती हूँ, जैसे BCl3 का ही था, बी को सेंटर में ले लिया, बाकी 3 Cl है, इस तरह से। ये हम आगे देखेंगे कैसे बनानी है, अभी बस नाम ध्यान रखो इनकी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखते हैं हम जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो। अब नेक्स्ट केस देखिए, केस थर्ड। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसकी क्या ज्योमेट्री होगी। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसकी क्या ज्योमेट्री होती है। एग्जांपल देखो, जैसे CH4, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4, और चारों के चारों ने बॉन्ड बना रखा है, तो बॉन्ड पेयर तो कितने आ गए, 4। लोन पेयर इसमें है ही नहीं क्योंकि 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वही हो गया इसका एग्जाम्पल। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर किसमें हो सकते हैं, मीथेन में, जैसे कि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके। अभी देखो, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब वही अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो और मिनिमम रिपल्शन हो। तो वो किस तरह से अरेंज करते हैं मॉलिक्यूल अपने आप को, 1 2 3, 3 तो सेम वैसे ही है जैसे पहले बताया था पहले वाले केस में। चौथा कहाँ अरेंज होगा, इस तरह से, मतलब प्लेन के बाहर आएगा ये 3। तो वही जैसे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में था, फोर्थ इस तरह से होगा। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है टेट्राहेड्रल। ये आपको बस थोड़े से नाम ध्यान रखने हैं, टेट्राहेड्रल। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। ठीक है, जैसे CH4 का पूछा होगा तो किस तरह से बनाओगे, सेंट्रल में कार्बन आ गया, 1 2 3 और ये 4, इस तरह से। तो आपसे कोई पूछ ले कि CH4 का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। ये बस आपको थोड़े से नेम ध्यान रखने हैं इसके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जब अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो। अब देखो नेक्स्ट केस, अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे PCl5 देख लो। फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, और 5 के 5 क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, Cl के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो वही लोन पेयर कितना आ गया इसमें, 0। 5 तो क्या है, बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो वही टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होगी, किस तरह से अरेंज करेंगे ये खुद को कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, एक ऐसे, एक ऐसे, 3 4 5, ये तीनों तो प्लेन में आएंगे, देखो ऐसे 3, तो ये तीनों प्लेन में है। और बाकी जो 2 है वो किस तरह से, एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे, 5 बनाना है टोटल। ये 3 तो प्लेन में आ गए, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को अरेंज करेंगे। इस ज्योमेट्री का नाम क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, 2 बॉन्ड एंगल आते हैं इसके। अब जैसे देखो PCl5 का ही बनाना है, तो P सेंटर में आ गया, 5 Cl है, वही स्ट्रक्चर बनेगा। आपको बस बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान रखना क्या होता है, Cl 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 और Cl। ठीक है, इस तरह से होता है। हाँ, और इसमें एक ये चीज ध्यान रखना, जो भी जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना, मतलब जिसकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल आती है, उसमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, मतलब ये सब में इक्वल नहीं होती। ये जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है ना, ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बाकी तीनों बॉन्ड लेंथ से। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल, लिख देती हूँ मैं, एक्सियल बॉन्ड। बाकी सब में तो सेम रहता है, बस ये इस केस में ही है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। और ये जो बाकी तीनों है, इनके नाम क्या होते हैं, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे कि किसकी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती, उसमें से एक PCl5 या कोई इस तरह का एग्जांपल आएगा जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो आपको ध्यान रखना बाकी सब में बॉन्ड लेंथ सेम होती है, बस जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, उसमें ये जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाला बॉन्ड होता है ना, उनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बाकी तीनों से, जिनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, क्यों होती है ये, ताकि कम से कम रिपल्शन हो, टू मिनिमाइज दी रिपल्शन। इसलिए जो एक्सियल बॉन्ड होती है वो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये तो केस था जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखो, जैसे जब क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे SF6 का देख लो, चलो SF6,
सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, और 6 के 6 ने बॉन्ड बना रखा है फ्लोरीन के साथ, मतलब 6 के 6 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सेम वही लोन पेयर तो इसमें है ही नहीं, मतलब सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 6 तो क्या आ गए? बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितने? 0। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को किस तरह से अरेंज करेंगे? ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। इस ज्योमेट्री का नाम क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टा से 8 मत कर देना, थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसमें 6 होते हैं उसका होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया जैसे SF6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। इस तरह से अरेंज होंगे। शेप क्या होगी? ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप का पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसमें हमने क्या देखा? हमें ना कोई भी जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, कितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे 4 हैं या 5 हैं, वो चारों या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर फ्री हैं, मतलब हमें चेक करना है कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं। क्या वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे बॉन्ड पेयर, और अगर फ्री हैं तो वो क्या होते हैं? लोन पेयर। तो इस तरह से हमने एक एक स्ट्रक्चर देखी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो लीनियर स्ट्रक्चर ज्योमेट्री हो गई, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गई, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्राइगोनल पिरामिडल, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, बाकी तीनों प्लेन में। 6 है तो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। और इनके बॉन्ड एंगल ध्यान रखने हैं थोड़े से, बस एक दो बार पढ़ोगे तो आप लोगों को शेप ध्यान में हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो थी हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इससे हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप का पता लगा सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। इसको शॉर्ट में हम वीबीटी भी बोलते हैं, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखो इसका मेन कंसेप्ट होता क्या है कि कैसे बॉन्ड बना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब कैसे वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करके कैसे बॉन्ड बनाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझो। देखो ये मैंने एक एटम बना लिया, कोई भी ले लो, जैसे हाइड्रोजन का एटम है। सेम इसी तरह से ये दूसरे हाइड्रोजन का एटम। अब ये हम लोगों को पता है एटम में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें। तब होगा क्या? जैसे ही दोनों एटम पास पास में आएंगे, ये एक हाइड्रोजन का एटम ले लिया, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम, एटम में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जैसे के शेल होता है, एल एम एन सारे शेल्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, ये तो हम लोगों को पता है। अब इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो होता क्या है, जैसे जैसे ये एटम पास पास आते हैं, इनमें क्या होता है? देखो ये सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। अब हमें ये पता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन। सेम इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में भी क्या होगा? अट्रैक्शन। इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस में भी होगा अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो होगा क्या? इन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन है, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन में भी अट्रैक्शन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो न्यूक्लियस है उसमें भी अट्रैक्शन है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है और इसका जो न्यूक्लियस है इसमें भी क्या है? अट्रैक्शन। और रिपल्शन किसके बीच में लगेगा? जो लाइक चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन होगा, न्यूक्लियस का न्यूक्लियस के साथ रिपल्शन है, रिपल्शन। ठीक है, इतना समझ में आया? दो एटम ले लिए मैंने कोई भी हाइड्रोजन के, इनमें न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन है, दूसरे एटम की न्यूक्लियस का उसके इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन है, इस न्यूक्लियस का इसके इलेक्ट्रॉन के साथ भी है, और इसके न्यूक्लियस का इसके इलेक्ट्रॉन के साथ भी अट्रैक्शन है। रिपल्शन किसमें लगता है? सेम चार्जेस में, इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ, इस न्यूक्लियस का इस न्यूक्लियस के साथ, ये रिपल्शन है, सॉरी। ठीक है, तो होता क्या है? अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, तो इस वजह से ये एटम पास पास में आते हैं। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे,
अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं जो वो ग्रेटर होते हैं एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस। तो इस वजह से क्या होता है, ये दोनों एटम पास पास में आएंगे। कब तक पास पास में आएंगे? जब तक कि दोनों फोर्सेस इक्वल ना हो जाए। ये अब थोड़े दूर बनाए हैं, सेम वही हाइड्रोजन का एटम है, ये थोड़े पास आ गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये और पास आ गए ऐसे। इस तरह से ये दोनों हाइड्रोजन के जो एटम है वो पास आते जाएंगे। और ये कब तक होता है? जब तक कि अट्रैक्टिव फोर्सेस इक्वल ना हो जाए रिपल्सिव फोर्सेस के, तब तक ये एटम पास आते जाएंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, सपोज करो ये कोई भी दो एटम है, ये बहुत दूर है, फिर अट्रैक्टिव फोर्स है तो थोड़ा पास में आए, फिर थोड़ा और पास आए, मतलब उस पॉइंट तक पास में आते रहेंगे जब तक कि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों आपस में इक्वल ना हो जाए। इस तरह से पास आते गए, एक पॉइंट के बाद ये इतने पास आ जाएंगे कि एक दूसरे को ओवरलैप करने लगेंगे इस तरह से। तो होता क्या है, इसके जो मतलब सपोज करो एक इस हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतना पास आ जाएंगे कि ओवरलैप करने लगेंगे। तो क्या होगा, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल सिंगल थे जो वो पेयर कर लेंगे, मतलब पेयर अप हो जाएंगे आपस में, तो उससे क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। अब हम देखते हैं ओवरलैपिंग किस किस तरह से कर सकते हैं। ओवरलैपिंग, सपोज करो ये कोई एस का ऑर्बिटल है, हमें ये पता है एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेयर। ऐसे ही पी ऑर्बिटल की डबल शेप और डी ऑर्बिटल की डबल डबल, इतना हम लोगों को पता है। अब ये सपोज करो मैंने एक एस का ऑर्बिटल ले लिया और ये दूसरे एस का ऑर्बिटल ले लिया, तो किस तरह से बनेंगे ये इस तरह से। इस ओवरलैपिंग जो ऐसे हो रही है, दोनों के हेड आपस में कंबाइन कर रहे हैं ऐसे, इसका ये पोर्शन हेड है, इसका ये हेड, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो उस ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। और ये ओवरलैपिंग किस में होती है, सिग्मा बॉन्ड में, मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनता है। हमें ये पता है अगर हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी ना वो स्ट्रांग होगी, अगर वो इतना ही ओवरलैप करते तो थोड़ा कम होता, अभी ज्यादा करा थोड़ा और ज्यादा, इस तरह से पूरे आपस में जुड़ गए, ओवरलैप कर लिया अच्छे से, तो इसमें स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्म होगा। इस टाइप की ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड में देखी जाती है, सिग्मा बॉन्ड। और एक चीज ये ध्यान रखनी है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी। अब देखो इसको ऐसे बताती हूँ, ये कोई भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये इसके बॉन्ड लेंथ ले लो एक तरह से। अब बॉन्ड लेंथ इतनी है, मतलब दो थंब के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब जैसे देखो ये ओवरलैपिंग करते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो रही है इस तरह से। अगर ये पूरे अच्छी तरह से ओवरलैप हो गए तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ और ओवरलैप एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और जितनी ओवरलैपिंग कम है उतनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। ये तो बताया मैंने एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल किस तरह से ओवरलैप करते हैं, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। ये हेड ऑन हेड के टाइप्स हैं। अब देखो अगर एस, ये एक एस का ऑर्बिटल और एक पी का ऑर्बिटल, पर पी का कौन सा पार्ट, हेड पार्ट, इस तरह से ये ओवरलैपिंग करता है, तो ये भी हेड ऑन हेड है क्योंकि दोनों का हेड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एसपी ओवरलैपिंग, ये भी हेड ओवरलैपिंग, इसको ये क्या होता है, एसपी ओवरलैपिंग। और ये एस एस ओवरलैप। अब दूसरा अगर पी पी ओवरलैप देखे तो उसमें किस तरह से होगा, ये हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग का पढ़ रहे हैं हम, मतलब इस तरह से दोनों के पी ऑर्बिटल हेड ऑन हेड से कंबाइन करेंगे। जैसे ये एक पी का ऑर्बिटल ले लिया, ये दूसरे पी का ऑर्बिटल ले लिया, दोनों का हेड आपस में ओवरलैप करेगा, तो ये सारे किसके टाइप्स हैं, हेड ऑन हेड ओवरलैप के। एक दूसरी भी आती है साइड वाइज ओवरलैप, वो इसके बाद बताती हूँ। एस एस कंबाइन करे, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। एस और पी इस तरह से कंबाइन करे, एस पी ओवरलैप। पी में ये एक पी का ऑर्बिटल, ये दूसरा पी का ऑर्बिटल, ये कौन सी होगी, पी पी ओवरलैपिंग, ठीक है। ये सारे हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग के टाइप्स हैं।
और हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग किस में देखी जाती है? सिग्मा बॉन्ड में। इसलिए हम बोलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है, अब पाई बॉन्ड में देखते हैं किस तरह से ओवरलैपिंग होती है। पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड किस में देखने में मिलता है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड में। पाई बॉन्ड में होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। उसमें तो थी हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसमें है साइड वाइज ओवरलैपिंग। मतलब इस तरह से, उसमें तो हेड ऑन हेड ओवरलैप थी, दोनों के हेड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ये है साइड वाइज, मतलब इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं। इसमें देखो जैसे पी और पी, और ये इस तरह से साइड वाइज ओवरलैप बोलते हैं इसको। ये दोनों मैंने पी के ले लिए, और ये कैसे ओवरलैप करेंगे? पी पी, उसमें तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग बताया था पीपी का, ये साइड वाइज ओवरलैप। अब ये देखने पे ही पता चल रहा है कि ये वाली ओवरलैप थोड़ी वीक होगी एज कंपेयर टू जो हेड ऑन हेड थी। उसमें तो पूरे इस तरह से हेड कंबाइन कर रहे हैं, हेड ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो स्ट्रांग थी। इस तरह से ज्यादा तो हो ही नहीं पा रहे, देखो कुछ पार्टी ओवरलैप में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये वाला वीक होता है। तो हमें पता है इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बनता है क्योंकि वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से बनता है, और पाई बॉन्ड वीक होता है क्योंकि वो साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। और एक और मेन डिफरेंस क्या है, चलो पॉइंट्स में लिखवा देती हूँ, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में मेन डिफरेंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हम मेजर डिफरेंसेस देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या क्या मेजर डिफरेंस होते हैं। ये तो हम लोगों को पता है, सिग्मा को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई को इस तरह से। और अगर कोई सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा है, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई। ये तो पता ही है, सिंगल में एक सिग्मा होता है, डबल में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल में एक सिग्मा और दो पाई। अब देखो पहला डिफरेंस तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। ठीक है, शॉर्ट लिख देती हूँ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इस साइड आ जाएगा, वीक बॉन्ड दूसरा, ये सिंगल बॉन्ड में होता है और ये मल्टीपल बॉन्ड में, ये तो अभी बताया मैंने, ये भी इसका डिफरेंस में आ जाएगा। एस से ध्यान रखना, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर स्ट्रॉन्ग, एस फॉर सिंगल। ठीक है, ये फाउंड इन मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल मतलब डबल या ट्रिपल। ठीक है, दो डिफरेंस। तीसरा, ये कौन सी ओवरलैपिंग से बनता है? हेड ऑन हेड, और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग। हेड ऑन हेड ओवरलैप, और ये साइड वाइज ओवरलैप। और एक ये चीज देखो, फ्री रोटेशन का कंसेप्ट है। सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है? जो सिंगल बॉन्ड से होता है, तो इसमें हम कह सकते हैं फ्री रोटेशन पॉसिबल है। कैसे? सिंगल बॉन्ड ही है, अगर देखो ये कोई भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है यहाँ कार्बन है, एक ही बॉन्ड है, तो हम इसको इस तरह से रोटेट इजीली कर सकते हैं, तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है। पर यही केस अगर हम डबल और ट्रिपल में देखें, मतलब सपोज करो ये यहाँ कार्बन है यहाँ कार्बन है और उसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम उसको फ्री रोटेट नहीं कर सकते, मतलब फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा इन केस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। क्या कह सकते हो, पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, और सिंगल बॉन्ड है तो उसमें इजीली पॉसिबल है। तो ये भी इसका मेन डिफरेंस हो गया। सिग्मा बॉन्ड में लिख सकते हो फ्री रोटेशन पॉसिबल, और उसमें आ जाएगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये तो थे मेन डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इतना ध्यान रखना कौन सी ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है, वही पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग। हेड ऑन हेड मतलब इस तरह से, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और साइड वाइज इस तरह से, इसमें वीक बॉन्ड बनेगा। तो ये था सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, इसमें नहीं होता। ये सिंगल बॉन्ड होता है, ये मल्टीपल डबल या ट्रिपल, ये स्ट्रॉन्ग होता है ये वीक होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा कंसेप्ट था ये था वीबीटी का। पर वीबीटी की कुछ लिमिटेशंस थी, आइए देखिए क्या लिमिटेशन थी। एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे CH4 है, इसमें सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। इसको अगर हम इस तरह से फिल करें तो कैसे आएगा? 1s2
2s2 और p में 3 होते हैं इस तरह से 1s 2s 2p। अब वीबीटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो होता क्या है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप कर लेते हैं और पेयर अप हो जाते हैं। तो इसमें p ऑर्बिटल के जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनपेयर्ड है, तो होना तो क्या चाहिए, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके पेयर अप हो जाए। ठीक है, अगर इस तरह से हो तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CH2 बनना चाहिए नॉर्मली तो, पर CH2 बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव मॉलिक्यूल, तो ये नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, देख सकते हैं नॉट एग्जिस्ट। और नॉर्मली बनता क्या है, CH4। CH2 तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। नॉर्मली जो कंपाउंड बनता है वो होता है CH4। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी वीबीटी की कि हम CH4 के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे वीबीटी के थ्रू। तो इसके लिए एक नया कंसेप्ट आया था जिसका नेम था हाइब्रिडाइजेशन। आइए उसको देखते हैं। ये हो गया पूरा वीबीटी का। अब नया कंसेप्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का। इसमें बेसिकली होता क्या है, एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो कंबाइन करते हैं आपस में और क्या फॉर्म करते हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं ना, उनकी सिमिलर एनर्जी होती है। और एक ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। कहने का मतलब ये है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं ना, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी सेम एनर्जी होती है। इसको आप एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करो ये कोई कंट्री है, इंडिया ही ले लो, इसमें कोई वॉर हो रहा है, मतलब कि कोई लड़ाई हो रही है। तो उसमें होता क्या है, हम जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, वो थोड़ी लड़ाई करने के लिए जाते हैं। जाता कौन है लड़ाई करने के लिए, जो आर्मी के लोग हैं। क्यों वो कैसे जाते हैं, क्योंकि उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है तो वो लोग भी हमारे जैसे ही, पर उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है कि किस तरह से लड़ाई करनी है, कैसे करना है। तो जो आर्मी के लोग होते हैं वो वॉर में जाते हैं। सेम इसी तरह से केमिस्ट्री में होता है। इस पूरे एग्जांपल को केमिस्ट्री से रिलेट करके देखो। जैसे सपोज करो ये कोई भी एटम है, इसमें क्या होते हैं, इस तरह से शेल्स होते हैं KLMN। ठीक है, ये एटम को आप कंट्री से कर सकते हो। सपोज करो ये कोई कंट्री है और हमें मेन फंडा क्या है इसका, क्या करना है, हमें एक बॉन्ड फॉर्म करना होता है। ये सब ओवरलैपिंग या जो भी हो रहा है ये इसलिए हो रहा है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, ताकि एक स्टेबल बॉन्ड बन सके। तो हमें करना क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म करना है। बॉन्ड को आप कर सकते हो कि ये वॉर है, मतलब ठीक है, इस एग्जांपल से रिलेट करके देखना थोड़ा। ये कंट्री है, ये हमारा कोई वॉर हो रहा है, तो हमें करना क्या है, सारे जो लोग हैं वो तो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन करेगा, जो आर्मी के लोग होते हैं। आर्मी के मतलब कह सकते हो जो वैलेंस शेल के हैं। जो इनर शेल्स है वो तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, जैसे जो हम लोग बैठे हैं वो तो प्रोटेक्टेड है, उनको तो कोई मतलब वो नहीं है। जो वैलेंस शेल के हैं, जो बॉर्डर लाइन पे बैठे होते हैं, वो वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या कहने का मतलब है, हाइब्रिडाइजेशन में खाली जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो आपस में कंबाइन करते हैं। और फिर क्या बताया था मैंने, एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी मतलब लगभग तो सिमिलर एनर्जी होती है या कंपेरेबल, लगभग मिलती जुलती होती है। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे, ताकि उनकी एनर्जी सेम हो जाए। फिर क्या होगा वो, ताकि वो बॉन्ड फॉर्म कर सके। ठीक है, ये तो था मेन कंसेप्ट। फिर से देखो, कोई भी एटम है, उसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए, जैसे 2s और 2p, इन लोगों की बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं होती पर कंपेरेबल होती है, लगभग इक्वल होती है इस तरह से। तो सपोज कर 2s और 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो मिलके क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी इक्विवेलेंट एनर्जी होती है, उनकी एनर्जी सबकी सेम होगी। सपोज करो अगर एक s का ऑर्बिटल, जैसे से एक s का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और एक p का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बनेंगे भी क्या, 2sp। 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और इनकी जो एनर्जी होगी वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी, कंपेरेबल एनर्जी होगी। ठीक है, और ये मिलके क्या बनाएंगे, एक स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन का। इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं, वो हम एक एक करके देखते हैं। अब एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। वही लिखा हुआ होगा जो मैंने आप लोगों को बताया है, फिर भी एक बार देख लो। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज
so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and identical shape. देखो क्या कहना चाह रहे हैं, ये वही है. It is the process of intermixing of orbitals. मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं. ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है, मतलब ओवरलैप करते हैं आपस में, ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, जिनकी एनर्जी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, मतलब कंपेरेबल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही अलग अलग है. स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals. एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंपेरेबल एनर्जी के हैं या कह सकते हो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज के हैं, वो आपस में कंबाइन करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है. इक्विवेलेंट एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप, सेम एनर्जी होती है और इक्विवेलेंट एनर्जीज और आइडेंटिकल शेप होती है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, वापस वही है. atomic orbitals combine to form new set of equivalent orbitals called hybrid orbitals. atomic orbitals combine करते हैं और hybrid orbitals form करते हैं. hybrid orbitals used in bond formation. ये जो hybrid orbitals बनते हैं ये bond formation में participate करते हैं ताकि stable bond बन सके. ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं 4-5, वो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके. पहला क्या है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड. वही कहना चाह रहे हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. जैसे एक s का एटॉमिक ऑर्बिटल और एक p का एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और अगर एक s का और दो p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करें तो क्या बनेगा, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, एक s का 3p के करें तो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, कहने का मतलब वही है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. ये तो था पहला फीचर. अब दूसरा देखो, the hybridized orbitals are always equivalent in energy and shape. एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं उनकी एनर्जी और शेप सेम होती है, इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप. ये तो था सेकंड फीचर. नेक्स्ट फीचर क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स. मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं वो एक स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनेगा एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल से. ये तो था इसका थर्ड फीचर. अब फोर्थ फीचर क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन टू हैव मिनिमम रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड थस अ स्टेबल अरेंजमेंट. जो वही कंसेप्ट है जो हमने वेसेपर थ्योरी में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि कम से कम रिपल्शन हो, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस हो और मिनिमम रिपल्शन हो. ये तो था इसका फोर्थ फीचर. अब इसकी कुछ कंडीशंस दे रखी है वो भी देख लेते हैं. अब देखो कंडीशंस क्या क्या दे रखी है हाइब्रिडाइजेशन की. पहली क्या है, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड. मतलब वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं. द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड. वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, वही आगे जाके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे और जो आगे जाके बॉन्ड बनाएगा ये. ठीक है, ये तो थी पहली कंडीशन. दूसरी क्या दे रखी है, द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी. जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, अगर बिल्कुल इक्वल नहीं तो कंपेरेबल होनी चाहिए. जैसे कि 2s की और 2p की ले लो. 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों की एनर्जी बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती पर फिर भी कंपेरेबल होती है, थोड़ा ही डिफरेंस होता है, तो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में, ये मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कर सकते हैं. और दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे 2s और 3d, इन दोनों का ले लिया तो इन दोनों की तो बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी है, ये दोनों कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म नहीं करेंगे. तो कहने का मतलब है वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे जिनकी कंपेरेबल एनर्जी होती है, जैसे कि 2s और 2p में देखा हमने. नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन में खाली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें. जैसा हमने वेसेपर थ्योरी में वीवीटी में पढ़ा था कि
हाफ फिल्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड फॉर्म होता है। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है इसमें हाइब्रिडाइजेशन में कि हाफ फिल्ड ही होनी चाहिए। इन सम केसेस इवन फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जो मतलब कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया जो फिल्ड होते हैं ऑलरेडी पेयर्ड होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये 3 मेन कंडीशन थी हाइब्रिडाइजेशन की। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे sp हो गया, sp2 हो गया, sp3, sp3d, ऐसे ही sp3d2, इस तरह से काफी सारे टाइप्स के होते हैं। अब देखो जैसे sp हाइब्रिड और हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें ये कैसे बनेगा, जब एक s का एटॉमिक ऑर्बिटल और एक p का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में पार्टिसिपेट करके क्या फॉर्म करेंगे, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें और 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, एक s का और एक p का एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके क्या बनाया, 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर इसमें परसेंटेज करेक्टर देखा जाए तो 50% s का है और 50% ही p का है, क्योंकि दोनों बराबर बन रहे हैं। ये तो था sp हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी अगर शेप देखें हम तो क्या होगी, इस तरह से, जैसे हमने उसमें पढ़ा था वसेपर थ्योरी में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते तो क्या शेप होती है, लीनियर, वैसे ही इसमें भी यही होगा। और बॉन्ड एंगल क्या था उसमें, 180 डिग्री, ये तो हो गया लीनियर। अब ऐसे हम नेक्स्ट का देखते हैं, sp2 में क्या होगा, एक s का एटॉमिक ऑर्बिटल और 2 p के एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपस में क्या कंबाइन करके बनाएंगे, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनकी शेप क्या होगी, क्या पढ़ा था उसमें, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, इस तरह से। बॉन्ड एंगल क्या था, 120 डिग्री, शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, एक s का और 2 p के कंबाइन करके क्या बनाया, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। ये कैसे बनेगा, जब एक s का ऑर्बिटल और 3 p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उस थ्योरी में हमने वसेपर में क्या पढ़ा था, जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो क्या ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल, सेम वही इसमें भी होगा, इस तरह से। कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल क्या होता है टेट्राहेड्रल में, 109.5 डिग्री। और अगर इसमें s करेक्टर परसेंटेज पूछूं तो 25% s और p कितना हो गया, 75%। ठीक है, ऐसे ही इसी तरह से आगे भी होता है, वही शेप है, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया, फिर ऑक्टाहेड्रल, और इसी तरह से होगा सब। ठीक है, अब एक ये देख लो, एक हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारे पास sp3d और एक आता है dsp3। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें भी एक s है, 3 p है, एक d है, इसमें भी एक s है, 3 p है, एक d है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस तरह से बनता है, 3s 3p और 3d, इन तीनों की भी जो एनर्जी होती है ना वो कंपेरेबल होती है, 3s 3p और 3d, और दूसरी साइड 3d 4s 4p, इनकी एनर्जी भी कंपेरेबल होती है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके बनता है, मतलब 3s 3p 3d इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, तो वो क्या बनता है, sp3d। और अगर 3d 4s और 4p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, sp3d। ठीक है, इन दोनों की कंपेरेबल एनर्जी होती है, इन तीनों की भी और इन तीनों की भी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये जो 4th चैप्टर था हमारा केमिकल बॉन्डिंग, ये यहाँ पे खत्म होता है। इसका जो भी थ्योरी पार्ट था वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करी है। इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है,
इसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं उसका अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। इसमें से कुछ भी आप लोगों को पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू, तब तक के लिए गुड बाय।